नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। लग्न की चर्चा के अंतर्गत आज बारी है मीन लग्न वाले जातकों का। अभी तक मैंने मेष से लेकर कुंभ पर्यंत लग्न का चर्चा और उसका स्वभाव, गुण अवगुण, कारक अकारक सभी प्रकार की चर्चा आपके सामने मैंने रखा। एक अभी तक मेरा जो प्रयास रहा है ये रहा है कि इसको आप समझें, इसको जानें। ग्रह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह हमारे आपके जैसे ही हैं। हम सभी ग्रह के ही डीएनए हैं। ग्रह कभी किसी को मारता नहीं। उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्योतिष वेद चक्षु है, वेद की आंख है, पथ प्रदर्शक है। ये आपको रास्ता दिखाता है, ये आपको डराता नहीं। ये आपको आने वाला समय का आभास कराती है ताकि आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो सकें या फिर उसके लिए कोई आप उपाय कर सकें। परिहार जो है, परिहार जैसे आपके जीवन में, आपके आसपास आप जहाँ कार्य करते हो या घर के कोई सदस्य या कोई मित्र आपसे नाराज़ हो जाए, आपके लिए आपसे दूर होने लगे या आपके लिए वो कुछ खराब करने को सोचे, उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है, उससे जाके बात करता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करता है या फिर उससे क्षमा याचना करता है। उसी प्रकार से ग्रह की परिस्थिति भी हमारे जीवन में है। आपके लिए कोई ग्रह अकारक सिद्ध हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो आपको मार देगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर डरा के लोग कार्य कराते हैं, डराते हैं ग्रह के विषय में। डरने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह डराने के लिए नहीं है, ये ग्रह रास्ता बताने के लिए है। ये आपको पथ का प्रदर्शक है ज्योतिष। तो उसी प्रकार से आप अपने मित्र से क्षमा याचना कर लेते हैं या उसको क्लियर करते हैं, अपनी स्थिति को, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो प्रतिकार भी इसी तरह है। आप उस ग्रह का स्तुति करते हैं, उस ग्रह का प्रार्थना करते हैं, उस ग्रह के निमित्त जो दान धर्म इत्यादि होता है वो प्रायश्चित करते हैं आप, जिससे वो ग्रह आपका विरुद्ध न होके कम से कम तटस्थ रहे या फिर आपके पक्ष में हो। वही है ग्रह, हमारे आपकी तरह भी उनकी स्वभाव है, बस उनको समझने की आवश्यकता है। तो अभी तक मैंने यही प्रयास, मेरा कहने का अर्थ ही यही रहा है कि ग्रह से आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, उसको समझिए और समझ के आगे बढ़िए, आपके कार्य और भी आसान होगा। चलिए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज बारी है मीन लग्न का। तो मीन लग्न का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इनका तत्व जल है। इनका प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो मीन मतलब मछली का है। जल में तैरती रहती है मछली, हमेशा घूमते रहती है, लेकिन बिना उद्देश्य। इनको उद्देश्य होना चाहिए। मीन लग्न वाले अपने उद्देश्य को सिद्ध कर लें कि हमको ये करना है, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। बिना उद्देश्य को ये घूमते रहते हैं। अब मीन लग्न का व्यक्तित्व को समझते हैं। मीन लग्न का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य, सुंदर, सुशील का होता है। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये व्यक्ति ज्ञानवान, शास्त्रों का ज्ञाता, गणितज्ञ होते हैं। जितने भी आप मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे विद्वान देखे होंगे, अधिकतर आपको मीन लग्न के ही मिलेंगे। शानदार गणितज्ञ होते हैं मीन लग्न वाले। इनका रुचि धर्म कर्म में भी होता है और शास्त्र का बहुत ही अच्छे से, गहराई से इनकी जानकारी इनको होता है। साथ ही हर क्षेत्र का ज्ञान इनके अंदर समाहित होता है मीन लग्न वालों में। इनका छवि समाज में ईमानदार की होती है और इनको समाज में मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है। प्रतिष्ठा की, मान की कोई कमी इनको नहीं होता। साथ ही साथ ये भाग्यशाली भी होते हैं, यानी इनको मौका बहुत मिलता है, अवसर बहुत मिलता है, परंतु उसको पकड़ के नहीं रखते, उस अवसर को पकड़ नहीं पाते हैं। इस और वो ध्यान दें, अवसर को, मौका को अब उसको पकड़ने सीख लें तो इनका भाग्य को कोई पीछे छोड़ नहीं सकता।
ये अब जीवन का हर महत्वाकांक्षा को पूरी कर सकते हैं, हर आकांक्षाओं को ये पूरी कर सकते हैं। मीन लग्न वाले जो जातक हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे किन किन क्षेत्रों में हैं, अधिकतर इन क्षेत्र में आपको मीन लग्न वाले ही मिलेंगे। तो कौन कौन सा क्षेत्र है, आइए। व्यापार में आपको मीन लग्न वाले मिलेंगे, राजनीति में मिलेंगे, प्रोफेसर, लेखक, बैंक कर्मी, अच्छे अच्छे जो मैनेजमेंट गुरु हैं, वो सभी मीन लग्न में ही आपको देखने को मिलेगा अधिकतर। इनका वाणी भी इनका बहुत प्रभावशाली होता है। बोलने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि सामने वाले को सम्मोहित कर ले। आधा काम तो इनका बोलने से ही बन जाता है। इनको इन्फेक्शन संबंधित जो बीमारियां होती हैं, छुआछूत वाली बीमारी, वो इनको जल्दी पकड़ता है। रोग में देखेंगे इनके अंदर छुआछूत संबंधित या इन्फेक्शन संबंधित जो बीमारी है वो इनको बहुत ही जल्दी लग जाता है। अब इसकी आगे बढ़ते हैं। मीन लग्न वाले अपनी कमी को, अपने अवगुण को दूर करें और किसी उद्देश्य के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें, तो मीन लग्न वाले जैसा भाग्यशाली और लग्न वाले नहीं हैं। सारे गुण इनके अंदर है, बस इनका उद्देश्य सही नहीं हो। उद्देश्य सही तो होता है लेकिन भटकाव रहता है, स्थिरता नहीं रहती उद्देश्य की। ये जल तत्व के ही लग्न है, तो जल जैसे अस्थिर शीतल रहता है, उसी प्रकार इनका स्वभाव भी शीतल सौम्य होता है। परंतु मछली के समान ये बिना उद्देश्य के चलते हैं, तो उसमें आप सुधार कर लें, आपका जीवन सार्थक होगा और सरल भी हो जाएगा। आते हैं इनके लिए कौन सा ग्रह कारक या तटस्थ या अकारक है। तो सबसे पहले इस लग्न चार्ट को देखते हैं। जो 12 लिखा हुआ है वो मीन लग्न को दर्शाने के लिए है। कुंडली का प्रथम भाव है। इन मंगल और चंद्रमा ये सबसे कारक ग्रह है मीन लग्न वालों का। और तटस्थ की भूमिका में स्वयं बृहस्पति हैं, देवगुरु हैं। और अकारक इनके 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य। ये 4 ग्रह अकारक होते हैं मीन लग्न में। तो चलिए मंगल और चंद्रमा कारक होने का कारण क्या है तो देखते हैं। तो चंद्रमा जहाँ 4 लिखा है, पंचम भाव का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी मीन लग्न में बन रहा है, कारक बन रहा है। और जहाँ पे 8 लिखा है, मंगल भाग्य का स्वामी हो रहा है, 9वां घर का, जहाँ 8 लिखा हुआ है, मूल त्रिकोण का स्वामी मंगल। तो मंगल पराक्रम है, कर्म को दर्शाता है, सेनापति है। गुरु क्या है तो गुरु ज्ञान है, समाज को रास्ता दिखाने वाला है, शिक्षा प्रदान करने वाला है। और एक आदर्श व्यक्ति गुरु समाज में सिद्ध होते हैं। तो गुरु को एक चंद्र यानी कि वो मित्र हैं गुरु के, तो वहाँ ज्ञान का स्वामी गुरु हैं, तो चंद्रमा इस भाव में बंध रहे हैं ज्ञान का स्वामी, तो उनको मित्र होने के कारण। और चंद्रमा जो पंचम भाव का स्वामी हो रहे हैं, तो लगभग सभी कुंडलियों में लगभग पंचम भाव का स्वामी कारक ग्रह हो रहे हैं। चंद्रमा मित्र होने के कारण इनको प्राथमिकता मिली और यहाँ पे मीन लग्न में वो कारक सिद्ध हो रहे हैं। आते मंगल 9वां घर 8 जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान का स्वामी है। तो पराक्रम है, सेनापति है, कर्म है। तो गुरु को ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनका आदेश का पालन कर सके। तो सेनापति हैं और कर्म कर सके। तो चूंकि ये भाग्येश भी हैं, तो सबसे कारक ग्रह यहाँ मंगल भी सिद्ध हो रहे हैं। तो 2 आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखेंगे धनु लग्न में भी गुरु तटस्थ थे, मीन लग्न में भी वो तटस्थ हैं, मध्यस्थ हैं। इसका तो साधारण सा आप इसको समझ सकते हैं कि गुरु किसी के पक्ष में नहीं हो सकता, ज्ञान किसी के विरुद्ध नहीं हो सकता, यानी दोनों ही तटस्थ होते हैं। बुद्धि भी तटस्थ है और गुरु भी तटस्थ है। गुरु अपने शिष्यों या अपने समाज के लिए किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक वर्ग विशेष व्यक्ति के लिए एक पक्ष नहीं हो सकता। तो गुरु यहाँ तटस्थ की भूमिका में है। जिस प्रकार से हमेशा गुरु की जो भूमिका होती है उसी प्रकार से यहाँ हमारे ऋषियों ने उनको तटस्थ की भूमिका में रखा है। अब अकारक ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और शनि। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य यहाँ पे 6म भाव का स्वामी है कुंडली में, जहाँ 5 लिखा है, रोग का स्वामी। सूर्य बुद्धिमान, तेजस्वी,
ग्रहों का राजा तो हैं, परंतु ये अहंकारी भी हैं। तो गुरु को अहंकार से तो नफरत होना ही चाहिए। जो ज्ञानवान है वो तो अहंकार से दूरी तो रहेगा ही उनके लिए। तो सूर्य को इसी कारण से उन्होंने अकारक अपने लग्न में बनाया। अब आते हैं बुध की। बुध इस कुंडली में 2 केंद्र का मालिक है। 3 जहाँ लिखा है चतुर्थ भाव का, और 6 जहाँ लिखा है सप्तम भाव का। 2 केंद्र का मालिक होने के बावजूद भी बुध को गुरु ने अकारक माना। तो कारण यह है कि बुध एक किशोर की अवस्था में है, कोई निर्णय लेने की अवस्था में नहीं है, बालक की अवस्था में है। तो गुरु के पास बालक रहेगा तो गुरु का मोह उनके प्रति जागृत हो सकता है, या बालक बार बार उनका कार्य में उनको डिस्टर्ब कर सकता है। तो 2 केंद्र का मालिक होने के बावजूद, और चूंकि दोनों केंद्र क्या है, सुख का एक है और एक है पत्नी का, तो जो गुरु हैं इस सुख से भी दूर रहना चाहते हैं, सुख भोग विलास से भी दूर रहना चाहते हैं, और साथ ही वो अपने ग्रस्त जीवन में भी ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी ही वो आगे बढ़ते हैं ग्रस्त जीवन में भी। तो उन्होंने बुध को उसी प्रकार से अकारक यहाँ पे अपने लग्न में बनाया। शुक्र तो दानव के, राक्षसों के गुरु हैं, और गुरु तो देवताओं के गुरु हैं। तो 2 गुरु एक साथ तो रहने की संभावना नहीं है। और ऐसे भी शुक्र यहाँ पे तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी है, और अष्टम भाव जहाँ 7 लिखा है उस भाव के स्वामी है। तो ये कारण है कि वो भोग विलास की ओर न जाते हुए, और दोनों एक ही तत्व के हैं, तो एक ही जगह 2 व्यक्ति एक जैसा थोड़ा सा संभव नहीं है रहना, और दोनों का तत्व अलग है, एक बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। इसी कारण से शुक्र को भी उन्होंने अकारक माना अपने लग्न मीन में। अब बचे शनि कुंडली में 10म भाव, 10 जहाँ लिखा है एकादश भाव का स्वामी है, और 12 घर के स्वामी जहाँ 11 लिखा है उस भाव के स्वामी हैं। तो दासत्व न्यायाधीश शनि है, परंतु एकादश भाव का होने के कारण अभी तक के सभी लग्नों में एकादश भाव का स्वामी अकारक ही सिद्ध हुए हैं। कारण वो धन का है, और धन सदैव अकारक होता है, और गुरु के लिए तो 100% वो धन से दूर ही रहना चाहेगा, क्योंकि हर शुभ अशुभ धन से ही होगा। कभी कभी शुभ करने की लालसा में धन के द्वारा ही अशुभ कार्य हो जाता है। आप अपने लिए करना चाह रहे हैं, उसमें आप धन लगाया, धन आपका डूब गया, इसके कारण से आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ सकता है। इसी कारण से यहाँ पे शनि को भी अकारक माना। तो मीन लग्न वाले अपनी कुंडली की महादशा जब भी मंगल और चंद्रमा की हो तो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, और जीवन में नई ऊंचाई की ओर जाएंगे, और वो समय उनके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। बस उसमें आपको समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और उस समय का लाभ लेने के लिए आपको पहले से तत्पर रहना होगा। पहले से आप उसके लिए तैयार रहेंगे तभी मिल सकता है। तो जब भी इनकी महादशा आए कुंडली में, अगर ये ग्रह दोनों पाप ग्रहों से ग्रसित हो या किसी प्रकार से कमजोर सिद्ध हो रहे हों, तो उसका उपाय करके उसको अपने पक्ष में किया जा सकता है। तटस्थ गुरु हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे अगर कुंडली में सही पोजीशन में है, और नहीं है तो उनको किया जा सकता है अपने लग्न में। वो कभी अकारक तो सिद्ध नहीं होंगे। वही अकारक ग्रह की बात, सूर्य बुध शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह अकारक यहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं, परंतु इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। आप डरिए मत इससे। अब इसके लिए कोई आपका अनिष्ट नहीं हुआ, आपको मारेगा नहीं, हो आपके आयु को छीड़ नहीं करेगा। इसमें बहुत लोग इसका फायदा उठाते हैं, उससे इस अकारक ग्रह को मार्केस बोल के संबोधित करके सामने वाले को डराने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आपको डरना नहीं है। हाँ, उसका जो सही मार्ग है, सही रास्ता है, और जितनी अपनी आवश्यकता है उतना कार्य करके उसका लाभ लिया जा सकता है, या अकारक सिद्ध होने से बचा जा सकता है। तो जब भी इनकी महादशा आए तो विशेष सावधानी रखें, सतर्क रहें। और एक बात, जैसे अभी तक मैंने 12 लग्न की चर्चा आप सभी के सम्मुख किया, राहु केतु का कहीं जिक्र नहीं है। एक जगह मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया था एक लग्न में, फिर एक बार वापस दे देता हूँ। राहु केतु एक छाया ग्रह है, और वो जिनके साथ रहे, जिस राशि में रहे, वैसे गुण को वो धारण करते हैं।
उनका अपने स्वभाव से किसी को नुकसान या फायदा नहीं देते। गुरु के साथ हैं, गुरु के प्रभाव में हैं, तो गुरु का फल भी राहु या केतु दे सकते हैं आपको। तो ये भी आपके लिए लाभकारी भी हो सकते हैं। तो इनकी किसी के प्रति कोई अकारक या फिर कारक, ये दोनों ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं। जैसे समुद्र मंथन में उन्होंने अपना भेष को बदल के और अमृत को पी लिया था, उसी प्रकार यहाँ उनकी स्वभाव है, यानी जिनके साथ रहे वैसा ही बन के उसके गुण या अवगुण को धारण करके उसको आपके कुंडली में फलाफल देते हैं। तो मीन लग्न का और साथ में जितने अभी तक सभी लग्न हो चुका है, तो इस कार्यक्रम को लग्न की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार प्रयास रहेगा कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए एक नए विषय को लेकर के आपके सभी सम्मुख फिर से वापस आऊँगा, और ताकि आपका ज्ञान और अपनी कुंडली की विश्लेषण आप खुद अच्छे से कर सकें और उसको समझ सकें, ताकि आपका जीवन और भी सरल हो जाए। नमस्कार।